नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोंपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में यथास्थान स्थान झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत बनाए गए 3024 नवनिर्मित EWS आवास का उद्घाटन किया और दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने फ्लैट की चाबी भी सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ शहर के कुछ इलाकों को पॉश कहा जाता है तो दूसरी तरफ कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। जब एक ही शहर में इतनी असमानता, भेदभाव हो तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? और क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री को सुनते हैं। सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। 4-5 परिवारों से मिलने का मौका मिला। मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष, और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे। वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था। एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट फेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर जिले के नादौन और कांगड़ा जिले के धर्मशाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पे वार किया। हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी को दे दी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को एक झटके में धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। ये कांग्रेसी सारे पार्लियामेंट में जब मैं बिल लेकर गया, कहते हैं मत हटाओ, हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। और आज हमारा कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने जगमगाता कश्मीर हमने बनाया है। मित्रों, आप मुझे बताओ भाई, आतंकवाद पर करारा प्रहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से
आलिया, मालिया, जमालिया सारे घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। और कांग्रेस में जो बैठे थे, दिल्ली की सत्ता पर उनकी हिम्मत नहीं थी अपने मुंह से उफ करने की। 2014 में परिवर्तन हुआ, मोदी जी आए, पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, उरी और पुलवामा पर हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। माताओं, भाइयों, बहनों, 10 ही दिन में देश के प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को हुक्म दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने न केवल राम मंदिर, बद्री विशाल, केदार धाम, उज्जैन के अंदर महाकाल, गुजरात के अंदर सोमनाथ और विंध्यवासिनी के भी तीर्थ धामों को एक अलग गौरव बख्शने का काम किया, उसका पुनः निर्माण करने का काम किया। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव करीब है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं और हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी ने अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पे वार किया। कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन भी और गरीबों के लिए फ्री में राशन भी। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कांग्रेस होती तो क्या ये कर पाती? कर पाती? कांग्रेस को 55 से 70 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और अगर वह चाहती तो भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन गया होता। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन डबल इंजन की सरकार बना रही है। वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन करते हुए भारत को एक पिछलग्गू राष्ट्र बना दिया था। आज हमारा देश पिछलग्गू नहीं, नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। विरासत के प्रति सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत के अंदर युद्ध स्तर पर एक और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के उन सभी नायकों को सम्मान दिया जा रहा है। देश की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा करने वाले अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सीजेआई बनने से रोकने का यह मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है और याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया याचिका पूरी तरह से भ्रामक है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई वजह सुनवाई की नजर नहीं आती, याचिका पूरी तरह से भ्रामक है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सीजेआई बनने से रोकने का यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। और खबर झारखंड से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला है और 3 नवंबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अवैध खनन मामले में यह पूछताछ की जाएगी।
तो ईडी ने कल पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। समन उन्हें जारी किया गया है। अवैध खनन मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है और अवैध खनन मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। तो अवैध खनन का यह मामला, जिसमें हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले को लेकर उन्हें समन जारी किया गया है। कल यानी 3 तारीख को उनसे पूछताछ होगी और अवैध खनन से जुड़े हुए मामले में यह पूछताछ की जाएगी। तो झारखंड में कई सियासी उलटफेर के बाद, उतार चढ़ाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन दिया है और ईडी ने कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। अवैध खनन को लेकर उनसे ईडी पूछताछ करेगी। तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन दिया है और ईडी ने कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। अवैध खनन से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर दौरे पर पहुंचे और बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, सहकारिता कर्मचारी यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सामाजिक नेता समेत तमाम वर्गों के लोग मिलने और स्वागत करने के लिए उनका आए। बता दें कि खैरथल अलवर में चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज पाने वाले लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इन सभी के लाखों रुपए का इलाज चिरंजीवी योजना में निःशुल्क हुआ है, जिससे इनकी तकलीफ खत्म हुई और अब ये सभी सामान्य जीवन जी रहे हैं। मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के खिलाफ शिवसेना नेता अनिल परब ने नई साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंधेरी पूर्व सीट के लिए होने वाले चुनाव में नोटा पर वोट देने के लिए नोट बांटे जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके और शिवसेना के अन्य नेता भी मौजूद थे और परब ने कहा कि हमारे पास इसके सबूत के रूप में वीडियो क्लिप है, जिसे हमने पुलिस को सौंप दिया है। अब यह पुलिस और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुंबई की एमपी एलए कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने, और इससे पहले 21 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। उस समय भी संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया है। अब शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट 9 नवंबर को फैसला सुनाएगी। और भागलपुर में शोरूम में बाइक डिलीवरी देने जा रहे कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में मौजूद 20 अपाची बाइक जल के राख हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि हादसे के बाद NH-20 पे जाम लग गया, तो वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी भी बनी रही। तार कहीं छू गया है। तार से आग लग गया। तार छूने से वो इलेक्ट्रिक तार से आग लगा यहीं पे। यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ, मैंने जान नहीं पाया, लेकिन यहाँ पता चला। हाँ, यहाँ पे मेरे को आदमी यहाँ पे जान लगने लगा, तो मेरे से पीछे से आदमी ने बोला कि धुआं निकल रहा है। और खबर कटिहार से है, जहां ग्रामीणों को प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। विकास के लाख दावों के बावजूद ग्रामीणों को सड़क नहीं मिली है, तो वहीं महानंदा नदी को पार कराने के लिए नाव चालक भी 20 रुपए लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं नाव चालक पैसे के लालच में नाव को ओवरलोड कर देते हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल के एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं और इसको लेकर गांव वालों में काफी गुस्सा है।
इस तरह का जो सफर करते हैं नाव में, आप लोगों को डर लगता है ना? डर लगता है नहीं। डर लगता है ना? तो सरकार से क्या कुछ मांग है? मांग है नहीं, मांग है तो मांग देगा सरकार दे अपना। क्या चाहते हैं आप लोग? ब्रिज बनना तो है। ब्रिज बनना चाहिए ना? हाँ। क्या भाई, ब्रिज बनना चाहिए ना? ब्रिज बनना चाहिए। कई इतना तकलीफ होता है पब्लिक को। कितना साल से चल रहे हैं इस तरह से? वो साल से चल रहा है। हम तो 87 में शादी किए हैं कुमारीपुर, अब तक 9 में चल रहा है। 7 पीढ़ी तक हम लोग मतलब कि जो है हम लोग का दादा परदादा सब बोलते आया कि नदी जो है बड़ा बड़ा 5 मंजिल 6 मंजिल का बिल्डिंग हमारा खुद गिर गया। टोपी लगा करके आकर के वो मतलब कि जो वोट ले लेता है और आप उसको अगर कोई अगर काम हो गया जाओगे तो उसका पीए कहेगा कि नहीं यहाँ कहाँ कोई मतलब कि यहाँ है नहीं, वो नेता दिल्ली में है, यानी तो पटना चले गया है। यानी कि आपका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। और छातापुर प्रखंड में धीवहा फैक्स गोदाम पर धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन त्रिवेणीगंज एसडीएम एस.जेड. हसन ने किया। और यहां पे पहले दिन 3 कृषकों से धान की खरीद कर उन्हें एसडीएम के हाथों अधिप्राप्ति रसीद भी वितरण की गई। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए सुनहरा अवसर है। धान बेचने वाले किसानों को अब भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये धान अधिप्राप्ति का सीजन आज से प्रारंभ हो गया है और घीवा पैक्स में धान अधिप्राप्ति आज 1 तारीख से शुरू हुआ है और राजश्री में भी शुरू हुआ है इस प्रखंड में। और आने वाले 10 से 15 दिनों में सभी पैक्स में धान की अधिप्राप्ति प्रारंभ हो जाएगी। आज 2 किसानों को धान अधिप्राप्ति का रसीद भी बाजाप्ता दिया गया है। बस इसमें किसान बंधु भी यहाँ पे थे, पैक्स अध्यक्ष भी थे, सभी लोग थे, सभी पदाधिकारी थे। बस किसान को हम लोगों के द्वारा जो समस्याएं थी उनके बारे में सुन के उनका निदान भी किया गया। पंजाब हाईकोर्ट ने युवतियों को आपत्तिजनक शब्दों से बोलने वालों के लिए अहम कदम उठाया है। बता दें कि इसी क्रम में एक लड़की के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलने पर यहां पे कार्रवाई की गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले पे पंजाब हाईकोर्ट की प्रशंसा करते हुए एक सराहनीय कदम इसे बताया गया। तो वहीं लोगों का कहना है कि ऐसे शब्दों पे 1.5 साल की नहीं बल्कि 5 से 10 साल की सजा होनी चाहिए। मैं सल्यूट करता जी बॉम्बे हाई कोर्ट ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਾ ਪਟੋਲਾ ਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਚਲੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੂੰਡ ਮਨ ਚਲੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਥੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੈਡਸ ਆਫ ਟੂ ਦੈਟ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ और महाराष्ट्र की औद्योगिक अधोगति के लेकर चल रहे विवाद में मनसे नेता राज ठाकरे ने भी अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य से औद्योगिक परियोजनाओं का बाहर जाना उचित नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर परियोजना गुजरात ही क्यों जा रही है। प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और प्रधानमंत्री को सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्रधानमंत्री को किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का होना चाहिए। तो मनसे नेता राज ठाकरे ने निशाना साधा और कहा कि गुजरात में ही सारी योजनाएं क्यों जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है और हर राज्य को समान नजरिए से देखना चाहिए। एवं मनसे नेता राज ठाकरे का ये बयान। दिल्ली के अशोकनगर थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मार दी और जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया जबकि दूसरे की हालत नाजुक है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
ये काम पे जा रहे थे, चाचा और ये फूफा थे हमारे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से सर, तो इनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। ट्रैक्टर वाला शायद पकड़ लिया या नहीं अभी उसका पता नहीं है, क्योंकि चाचा थाने में है अभी सर। किस जगह हुआ था ये एक्सीडेंट? ये सर कल्याणपुरी के आसपास। और जिनकी डेथ हुई उनकी उम्र कितनी है, क्या नाम है? उनका नाम था सईद, उम्र है तकरीबन 40-42 के करीब। कहाँ के रहने वाले थे? ये सर वैसे तो दिल्ली यमुना विहार रहते, वैसे रहने वाले बुलंदशहर की तरफ के। अभी मेरे पास फ़ोन आया था, मैं ऑफिस गया हुआ था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आपके चाचा जी ख़त्म हो गए हैं, मेरे सगे चाचा हैं वो। तो मैंने भाई ने फ़ोन करा था, हैदर भाई ने, कि आपके चाचा जी ख़त्म हो गए। मैंने फ़ोन करा, फिर मैं तुरंत ऑफिस में आनंद विहार काम करता हूँ, वहाँ से तुरंत मैं सीधा यहाँ आ गया। यहाँ आके देखा तो सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो उसको लूट फतेह यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कहाँ पे वहाँ पे 2 लोग थे, 7 साले बहनोई, दोनों साथ ही काम कर रहे थे। अब यहाँ पे आया हूँ, अभी आके पता चला है कि यहाँ पे एक ट्रक का पहिया इनके सीने पे से चढ़ गया था कल्याणपुरी। और दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक इस साल डेंगू के 2000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और डेंगू से दिल्ली में पहली जान जा चुकी है। पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा मामले इस साल डेंगू के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में डोमेस्टिक बिल्डिंग चेकर कर्मचारी 1 नवंबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अगर यह हड़ताल ज़्यादा खिंचती है तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा दिल्ली वासियों को ही उठाना पड़ सकता है। हरियाणा के 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और अब खबर खेल के मैदान से, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पे 184 रन बनाए। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन बनाने थे, लेकिन बारिश के कारण उसे 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला। वो 16 ओवर में 6 विकेट पे 145 रन ही बना पाया। बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और अर्शदीप सिंह ने 14 रन ही दिए। नूरुल हसन चौहान ने एक चौका और एक छक्का लगाकर मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचाया। आखिरी बॉल पे 7 रन चाहिए थे और मैच आखिरी बॉल तक पहुंचा। रोमांचक मुकाबला था, लेकिन 5 रन से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया और सेमीफाइनल का जो टिकट है वो लगभग पक्का कर लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।